देश, एक विधान, एक संविधान, एक जैसे हम सब नागरिक हैं। नागरिक के तौर पर कोई भिन्नता का प्रश्न नहीं होना चाहिए। बीजेपी की पॉलिसी हिंदू मुस्लिम है, उसकी वजह से ये सारा देश का ढांचा खराब है। मैं जानना चाहता हूँ इस पर सरकार की नीति और नीयत क्या है। हर सुधार पर कम्युनल वार करने की कुछ लोगों की आदत बनी हुई है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और आज जनता की महाभारत में बात होगी उस मुद्दे की जिस पर सियासत तो बहुत समय से हुई है, लेकिन क्या देश को एक देश, एक संविधान, एक विधान देने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से अपना टारगेट लॉक करके चलते हैं ये सब जानते हैं। जब 370 की बात हुई वो कैसे हटाया गया, उसके बाद देश आगे बढ़ा। इसी के साथ साथ अब कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगला टारगेट भी क्या यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक देश एक कानून क्या कमिंग सून है इस देश में। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं और देश की जनता क्या चाहती है कि यूसीसी इस देश में लागू हो। अगर एक कानून होगा तो उसके मायने क्या होंगे, आज ये भी जानेंगे और जनता से भी जानेंगे कि वो क्या चाहती है, उनकी राय क्या है। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। क्या 2024 के चुनाव से पहले पीएम मोदी बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है? क्या मोदी सरकार देश में सभी के लिए एक समान कानून लाने का मन बना चुकी है? हमारा स्टैंड बहुत स्पष्ट है कि इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं। मोदी सरकार सिविल कोड पर तेजी से कदम बढ़ा रही है। तभी तो लॉ कमीशन ने जनता और धार्मिक संगठनों से एक बार फिर सुझाव मांगे हैं। आज जिस तरह का विचार हो रहा है कि हर स्टेट अपनी अपनी कमेटी बनाकर भी इसके ऊपर विचार कर रही है, शायद जो ऑब्जेक्टिव है वो इससे बेहतर तब इम्प्लीमेंट हो पाएगा जब लॉ कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड केंद्रीय सरकार पार्लियामेंट के माध्यम से इस तरह का एक कानून लेकर के आती है। कॉमन सिविल कोड पर सियासत और चर्चाओं का बाजार गर्म है। 22वें विधि आयोग ने अब देश के लोगों को सुझाव भेजने के लिए 30 दिन का समय दिया है। सुझाव देने से पहले आप जान लीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा। हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक कानून। शादी, तलाक, जमीन बंटवारे में एक जैसा नियम होगा। वसीयत और बच्चा गोद लेने में भी एक समान कानून ही होगा। इसका सीधा मतलब ये है कि देश में शादी, तलाक, बच्चा गोद लेने, जमीन के बंटवारे जैसे मामलों में अलग अलग कानून नहीं बल्कि एक ही कानून को मानना होगा। लेकिन मुस्लिम नेताओं को ये मंजूर नहीं है। मगर मैं साफ साफ तरीके से ये बता देना चाहता हूँ कि समान नागरिक संहिता हिंदुस्तान के मुसलमानों को मंजूर नहीं है। किसी भी सूरत पर हम इसको यकसा सिविल कोड को कबूल नहीं करते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि इस वक्त कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है, सब शिक्षा पर बात होना चाहिए, बेरोजगारी पर बात होना चाहिए, इस वक्त जहालत पर बात होना चाहिए, इस वक्त और दूसरे मुद्दों पर बात होना चाहिए। विरोध की एक वजह यह भी है कि अब तक हिंदू, जैन, बौद्ध और सिखों में तो सिविल मामले संसद के जरिए बने कानून से ही तय होते हैं, मगर मुस्लिम, ईसाई और पारसियों को उनके धार्मिक कानून के हिसाब से शादी, तलाक जैसे मामलों की छूट है। मुसलमानों में शरीयत के जरिए ही कई फैसले होते हैं। समान नागरिक संहिता आने पर यह छूट खत्म हो जाएगी। एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक जैसे हम सब नागरिक हैं। सभी एक समान हैं, सभी एक ईश्वर की संतान हैं, सभी एक पूर्वजों की संतान हैं, एक भारत माता की, धरती माता की संतान है। तो यहाँ नागरिक के तौर पर कोई भिन्नता का प्रश्न नहीं होना चाहिए। एक देश एक कानून की वकालत हो रही है तो विरोध भी, लेकिन क्या इसके पीछे वोट बैंक पॉलिटिक्स है? क्योंकि विरोध करने वाली ज्यादातर पार्टियों के लिए मुसलमान सबसे बड़ा वोट बैंक है। उनमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी समेत कई नाम शामिल हैं। शायद यही वजह है कि यूसीसी को बीजेपी की ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स बता रहे हैं। बीजेपी की पॉलिसी हिंदू मुस्लिम है, नफरत की पॉलिसी है, उसकी वजह से ये सारा देश का ढांचा खराब है। गवर्नमेंट सिवाय मतलब ये कि अपनी नफरत फैलाने के कोई अच्छा काम करने के लिए तैयार नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी देश हित को कुर्बान करके हर मुद्दे पर चुनाव जीतने के लिए पोलराइजेशन कर रही है, ध्रुवीकरण कर रही है। किसी भी कीमत पर
ये बीजेपी के नियम कानून से देश नहीं चलेगा। देश अपने नियम कानून संविधान से चलेगा और बीजेपी की अब विदाई का समय है, इसलिए बीजेपी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई। विरोध की सियासत शांत नहीं हो रही, लेकिन सिविल कोड साल 1989 से ही बीजेपी के संकल्प पत्र का हिस्सा रहा है। विधि आयोग ने यदि अपनी किसी कार्रवाई के तहत कोई सुझाव मांगे हैं तो ये एक सामान्य वैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रिया है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 37 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसी में जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, उसी में इस बात की अनुशंसा की गई है कि सरकार को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। ये तो संविधान जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इस बात का उल्लेख है। वोट बैंक की फिक्र में सिविल कोड का विरोध करने वाले दलों को शायद डर है कि अगर मोदी का एक और बड़ा दांव पूरा हो गया तो 2024 में उन्हें हराना नामुमकिन हो सकता है। पर मोदी अपने टारगेट खुद सेट करते हैं और उन पर मजबूती से कदम भी बढ़ाते हैं। मोदी की नजर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी है और लोकसभा चुनाव की जीत पर भी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में कुछ सवाल जिनके साथ शुरुआत कर रहे हैं जनता की महाभारत का। देश में सब समान है तो कानून अलग अलग क्यों है? आज सबसे बड़ा सवाल ये है। सवाल ये भी आज महाभारत में कि एक कानून पर भी हिंदू मुसलमान क्यों है? क्योंकि अगर एक कानून लागू कर रहे हैं उसमें भी आरोप लग रहे हैं ध्रुवीकरण के। एक कानून पर भी हिंदू मुसलमान क्यों? संविधान में यूसीसी का जिक्र है, फिर भी विरोध क्यों? हर चीज में तो दुहाई संविधान की है, लेकिन फिर भी विरोध क्यों है? अगला सवाल आज महाभारत में यह कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर वोट बैंक की सियासत क्या सबसे बड़ी बाधा है? यानी देश के नागरिक ना नहीं कर रहे हैं लेकिन पार्टियां ना कर रही हैं। और सवाल यह भी कि यूसीसी पर विरोधियों को वोट बैंक खत्म होने का डर है क्या? आज इन्हीं पर करूंगी महाभारत। अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा देती हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय जी, तालियों से स्वागत करिए उनका। बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंबर जैदी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनुज यात्रे जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ हैं। और हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं। मैं शुरुआत सबसे पहले अश्विनी जी आपके साथ करूंगी। इस देश में जब बार बार संविधान की दुहाई दी जाती है तो एक कानून क्यों नहीं, एक संविधान एक विधान, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। तब बहुत से लोग कहते हैं, पहले हमारे ऑडियंस को बताइए कि क्यों इसकी जरूरत है। देखिए, संविधान का मतलब ही है संविधान, ऐसा विधान जो सब पे समान रूप से लागू हो उसको कहते हैं संविधान। लेकिन आज की डेट में सिविल राइट के मामले में बहुविधान चल रहा है। हिंदू का अलग विधान, पारसी का अलग विधान, ईसाई का अलग विधान और क्रिश्चियंस का अलग विधान चल रहा है। इसमें हिंदू का विधान आजादी के बाद आया है, लेकिन बाकी के सारे विधान अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल के अंतर्गत शरीयत एक्ट बनाया, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट बनाया, पारसी मैरिज एक्ट बनाया। अंग्रेजों की सोची समझी साजिश थी कि ये सबके लिए अलग अलग बना दो, ये अपने बटे रहेंगे। सवाल यह है कि क्या कॉमन सिविल कोड आएगा तो इससे कोई धार्मिक जो स्वतंत्रता उसमें खलल पड़ेगी? नहीं। कॉमन सिविल कोड का हम उसको इंडियन सिविल कोड कहते हैं। इंडियन सिविल कोड का धार्मिक स्वतंत्रता से कोई मतलब नहीं है। हिंदू मंदिर जाते रहेंगे, मुस्लिम अपने नमाज पढ़ते रहेंगे मस्जिद में जाके, क्रिश्चियंस अपने चर्च में जाते रहेंगे, सिख गुरुद्वारे में जाते रहेंगे। इससे कॉमन सिविल कोड से कोई लेना देना नहीं। कॉमन सिविल कोड आएगा तो केवल और केवल देश की सभी बेटियों को इक्वल राइट हो जाएगा। इक्वल राइट कैसे हो जाएगा? अभी लड़के लड़की की शादी की उम्र 18-21 है, तो जो भी होगा 18 होगी या 19 होगी या 20 होगी या 21 होगी, वो सबका हो जाएगा। अच्छा, हिंदू जैन बौद्ध सिख में तो 18-21 है, लेकिन मुस्लिम शरीयत एक्ट के कारण वहां जैसे ही पीरियड आ जाए, वो पीरियड 8 साल में आ जाए या 9 साल में आ जाए या 10 साल में आ जाए, उसको निकाह की उम्र मान लेते हैं। तो कॉमन सिविल कोड का बेनिफिट जो सबसे ज्यादा मिलने वाला है, इनफैक्ट मुस्लिम बेटियों को मिलने हैं। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। कॉमन सिविल कोड आएगा तो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबका समान हो जाएगा। आज की डेट में ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया, लेकिन तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, ये 4 तलाक और भी अभी भी चल रहे हैं। और इन चारों तलाक में एसएमएस से जरिए तलाक होता है, ईमेल के जरिए होता है, व्हाट्सएप के जरिए होता है, कुरियर के जरिए होता है, जैसे भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। अब सवाल यह है, 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके तलाक दे रहे हैं, लेकिन 21वीं सदी में बेटियों को इक्वल राइट नहीं देना चाहते। ये दिक्कत है। आप ये कह रहे हैं कि एक हिंदू बेटी और एक मुस्लिम बेटी में फर्क अगर कर रहा है तो ये अभी भी फर्क हो रहा है, उसको हटाने के लिए यूसीसी होगा। मैं अनुज जी आपके पास आ रही हूं, जरा बताइए आपकी पार्टी क्यों कहती है ध्रुवीकरण कर रही है? बीजेपी क्यों कर रही है ध्रुवीकरण, जबकि अश्विनी जी कह रहे हैं ये तो समानता ला रही है बेटियों को समान हक दिलाने में?
देखिए, समानता लाना होता तो अब तक 9 सालों में कुछ करके दिखा देते। समानता लाना होता तो जो वर्तमान में देश में जो कानून बने हुए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनको लागू करने के लिए कुछ तो प्रयत्न कर लेते। दिल्ली की राजधानी संसद के बाहर, जनसंघ मंतर के बाहर देश की बच्चियां, महिलाएं, पहलवान बैठे हुई थी, लेकिन वो यौन शोषण के आरोपित भारतीय जनता पार्टी के नेता को बचाने का काम कानून को तोड़ करके उसको किया जा रहा है। यह वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का है। खैर वो अलग विषय है, लेकिन जो ध्रुवीकरण की बात हो रही है, ध्रुवीकरण की बात इसलिए हो रही है, ध्रुवीकरण की बात इसलिए हो रही है कि इसमें जो भी भारतीय जनता पार्टी नीति और नियत लेकर के आती है, उसमें कहीं ना कहीं मुसलमानों को टारगेट करके किया जाता है। क्या ये सही है कि नेहरू जी भी चाहते थे कि यूसीसी इस देश में लागू हो? अनुज जी, मुझे 10 सेकंड, क्या ये सही है कि नहीं? क्या चीज? नेहरू जी भी चाहते थे देश में यूसीसी लागू हो, क्या ये सही है कि नहीं है? देखिए, सब चाहते हैं लागू। नहीं, सब नहीं, नेहरू जी आपके लिए सब नहीं है भाई, देश के लिए पहले प्रधानमंत्री, हमारे लिए सब नहीं है। नेहरू जी भी चाहते पहले नहीं, और हम भी चाहते हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से चाहती है? मैंने नहीं, आप कांग्रेस के नेता इसलिए पूछ रही हूँ, क्या नेहरू जी चाहते थे यूसीसी देश में लागू हो? देखिए, मैं चाहता हूँ आप नहीं, नेहरू जी। सर, मुझे नेहरू जी का भी विचार मुझे नहीं पता, पर वो नेहरू जी का विचार नहीं पता है आपको? आप कांग्रेस के नेता हैं, आपको नेहरू जी का विचार नहीं पता है? फिर से सोच लीजिए, फिर से सोच लीजिए। आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं मुझे नेहरू जी का बयान नहीं पता। बोलने दीजिए ना। नहीं तो चाहते थे, तभी तो संविधान में आर्टिकल 44 में रखा गया कि यूसीसी आने वाले समय में देश में लागू होना चाहिए। लेकिन ये बताइए, इसलिए संविधान में रखा गया। आप भारतीय जनता पार्टी की बात तो सुन लीजिए ना, वो बोलने नहीं देंगे आप। नहीं, भाई क्यों नहीं बोलने दूंगी मैं? आप नेहरू जी का बयान नहीं बता रहे, इसलिए पूछ रही हूँ। मैंने बोला ना, वो तो चाहते थे, उन्होंने तो संविधान में इसको ऐड करवाया। उन्होंने ऐड करवाया, बिल्कुल ऐड करवाया, मेरी बात। अच्छा सुन लीजिए ना, क्या भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से चाहती है? ठीक है, मैं शिवम से पूछ लेती हूँ। शिवम बताइए, एक बात तो होने दीजिए। हाँ ठीक है, कंप्लीट करिए। 20 सेकंड दीजिए ना, बात पूरी होने दीजिए, बीच में नहीं बोलूंगा। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के नाते अपने मुख्यमंत्रियों को कहती है आप इस पर कीजिए। उत्तराखंड की सरकार, गुजरात की सरकार अलग अलग कमेटियां बना देती है। उत्तराखंड की सरकार आज ब्लूप्रिंट लेकर के आ गई और राय मांग रही है सेंट्रल लॉ कमीशन। ये वो लॉ कमीशन है जो 2018 में अलग अलग राज्यों में ये प्रोसेस चल रहा था ना सर, इसलिए लेकर आई है। सुनिए, पूरी बात मैं बोल रहा हूँ, जा रहा हूँ ना, वो तो आपको सुनने जा रहा हूँ। 2018 में लॉ कमीशन कहता है आप दोनों को मिला रहे हैं को लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको छेड़छाड़। आप नहीं चाहते, मैं ये मानू कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है, ठीक है? अब मैं मुझे और मेहमानों के पास भी जाना ना। आपने कहा कि अच्छा ठीक है, आपने कहा शिवम मुझे बताइए, वो कह रहे हैं कि भाई ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, भले ही नेहरू जी चाहते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ बात खत्म, ठीक है, कंप्लीट करिए। केंद्रीय कानून मंत्री 2020 में किरण रिजिजू जी ठीक है हाईकोर्ट में एफिडेविट देके कहते हैं कि राज्य सरकारों को अधिकार नहीं है, केंद्र का विषय है। तो क्यों उत्तराखंड की सरकार ब्लूप्रिंट लेकर के आ रही है? उधर उत्तराखंड की सरकार ब्लूप्रिंट लेकर आ रही है। बताइए क्यों राज्य सरकारें ला रही हैं भाई? अगर उनको हक नहीं है तो राज्य सरकारें क्या कर रही है? अच्छा आप आगे जाऊं, मैं शिवम बताइए, फिर मैं अंबर और हाजी जी के पास। देखिए, वो एक कहावत है इस देश में कि शहर बसानी लुटेरे पहले आ गए। मतलब कमाल की बात है, इनके पास ड्राफ्ट नहीं है, इनको पता नहीं है, ये जानते नहीं वो क्या होगा, ये इनके पास कोई पेपर नहीं है। लॉ कमीशन ने जो कुछ सुझाव मांगे उनमें एक आधा कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव भी इन्होंने नहीं भेजा, लेकिन ये मुस्लिम विरोधी है, बस इनको इतना पता है। नेहरू जी ने कहा था कि इस देश को अगर आगे बढ़ना है तो सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर ही नहीं, सामाजिक स्तर पर भी देश को आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इस देश में यूसीसी होना ही चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी ही चाहिए, जिसमें किसी भी स्तर पर, किसी भी लिंग पर कोई भी भेदभाव ना हो। इसमें सब धर्मों का सम्मान किया जाएगा और इसका धर्मों से कोई लेना देना नहीं है। मतलब नेहरू जी को पता था, बाबा भीमराव अंबेडकर को पता था, लेकिन आज के कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं नहीं, ये तो मुस्लिमों को अपील करने के लिए बना रहे हैं, तुष्टीकरण हो रहा है। अब एक और चीज पर आते हैं, जहां तक बात समान नागरिक संहिता की है, इस देश में पुडुचेरी में ये बना, गोवा में ये बना, इसके बाद खासतौर पर अगर उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर भी उन्होंने कमेटी बनाई। इसी बात की चर्चा उत्तर प्रदेश में भी लगातार चलती रही। भारतीय जनता पार्टी इसको हमेशा से मैनिफेस्टो में लेकर आती रही, लेकिन ये समान नागरिक संहिता चाहते नहीं। ये नहीं चाहते कि मेरे साथ या मेरे बराबर में एक आदमी छोड़ के एक और आदमी अगर खड़ा है तो सबके साथ समान कानून हो। अगर इसमें बेसिकली 5 चीजें, एक शादी, एक तलाक, उसके बाद इनहेरिटेंस, एक बच्चे को गोद लेना और प्रॉपर्टी राइट्स, अगर ये सबके समान होंगे तो मुझे लगता है इसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, जिनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है उनको इसमें धर्म भी दिखेगा, हिंदू मुसलमान भी दिखेगा। और आपके बगल में तो शिवम अंबर खड़ी हुई हैं, और जैसा अश्विनी जी ने कहा कि जो महिलाएं हैं उनको इसका फायदा है, तो क्या बहुत लोग चाहते नहीं है कि फायदा मिले? मैं एक बार जरा एक दो सवाल ले लूं, उसके बाद अंबर आपके पास आ रही हूँ। हाँ पूछिए, बैठ जाइए। मैम मेरा सवाल कांग्रेस के नेता से है, ये समर्थन कर रहे हैं यूसीसी का और जयराम रमेश जी उसका खिलाफ करते बोल रहे हैं, तो आप अपने अंदर एक यूसीसी लेके आइए, यूनियन कांग्रेस
काउंसिल जो आप एक बात पे टिके रहे, कोई नेता कुछ बोलता है, आप यहाँ बोलते सपोर्ट कर रहे हो, आपको स्टैंड ही नहीं पता क्या लेना है। वो सपोर्ट, आप सपोर्ट कहाँ कर रहे हैं? वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं पक्ष में है, कह रहे हैं कि हाँ आना चाहिए यूसीसी। आपके पक्ष में है अनुज जी? वो शायद मुझे लगता है कि थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, उसके बाद में दूसरा सवाल लूं। हाँ, बेटियों से पूछिए, बेटियों से बेटियों से अगर साफ नीति से लाया जाए, नीति से लाया जाए, तो मुझे लगता है कि उसका स्वागत किया जा। ठीक है, वो कह रहे हैं अगर साफ नीति से लाया जाए तो स्वागत नहीं, मैं इसका स्वागत, मैं आपके बयान का स्वागत जरूर कर देती हूँ अनुज जी। नहीं, मैं मुझे लगता है तालियों के साथ स्वागत करना चाहिए अगर आपका ये बयान है सर, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए अनुज जी। लेकिन वो कह रहे हैं अगर साफ नीति से लाया जाए, सुन लीजिए उनका बयान, अगर साफ नीति से लाया जाए तो वो कह रहे हैं उसका स्वागत होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये भी अपने आप में, वो पूछ रहे साफ नीति क्या है। अच्छा, मैं सवाल ले लूं पहले। हाँ त्यागी साहब नमस्कार, मेरा सवाल आपसे है, जितनी भी चुनी हुई सरकार आई है उन्होंने हमेशा देश के डेवलपमेंट के लिए जो भी डिसीजन लिया है, मुसलमान भाई हमेशा उसका साथ दिए हैं। फिर ये यूसीसी में क्या दिक्कत आ रही है? जैसे वन नेशन वन फ्लैग हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई, राम मंदिर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। फिर ये यूसीसी में क्या इशू हो रहा है? कहां पे दिक्कत है? पॉलिटिकल इच्छा शक्ति में कमी आ रही है, या ये तुष्टीकरण बोल बोल के मुसलमान भाइयों को क्यों बार बार इसमें लपेटा जाता है? ये मेरे समझ से परे है। वो हमेशा देश के विकास में हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने, मुझे लगता है इस बात पर भी तालियां होनी चाहिए। वो कह रहे हैं मुसलमान भाई साथ खड़े रहे हैं, तो क्या इसका सीधा मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज बाधा बन रही हैं? मैं शिवम जल्दी से जवाब देंगे, फिर प्रेम जी से। मुझे तो ऐसा लगा कि एक बार को ये सवाल आपने कांग्रेस प्रवक्ता से पूछा है, क्योंकि बाधा तो वही पैदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहां कह रही है? अगर लॉक सर प्लीज, अगर बीच में नहीं, अगर है तो लेके आ रहे हैं। चुनाव क्या 2019 में नहीं आया था? 2014 में नहीं आया था? आज पहली बार चुनाव आ रहे। कमाल एक बार बताए 9 साल में पार्लियामेंट में लेके आए। नहीं लड़ना चाहता, आप गलत बात बोलेंगे तो मुझे अपनी बात रखने, पार्लियामेंट में बताएं अपनी बात। आपको जो कानून पास कर, सवाल उनसे पूछा गया था ना, ज्यादा अध्यादेश लाने वाली भारतीय जनता पार्टी, और अब आप कहते हैं कांग्रेस वादा। कांग्रेस के तो नेताओं की आप सदस्यता खत्म कर देते हैं। सवाल उनसे पूछा गया ना अनुज जी, आप कहां परवाह? जब आपसे पूछा गया था आप चुप थे, अब वो सवाल देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम का मामला आते ही कांग्रेस कितनी तेजी से बोलना और चिल्लाना शुरू कर देती है। मैं कह रहा हूं मुझे सुन लेना दिया जाए, ये लगातार बोले जा रहे हैं। मैडम इनको रोकेंगे आप प्लीज? अब तो करेंगे, हम रुक जाएंगे, विवाद हो। ठीक है, मैं फिर से यही कहना चाहता हूं, इस देश में बात बहुत साफ है। जहां तक कॉमन सिविल कोड की बात है, समान नागरिक संहिता की बात है, ये देश और ये सरकार दोनों इस बात को बहुत अच्छे तरीके से मानते हैं कि इसमें हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ नहीं है। हाँ। इसमें हिंदू मुस्लिम सब हमारे साथ खड़े होंगे, लेकिन कुछ जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनकी राजनीति ही तुष्टीकरण से चलती है, उन बेचारों की तो मतलब रोटी का सवाल है ना। अगर लड़ेंगे नहीं तो इनको पूछेगा कौन? अश्विनी जी और अंबर, ये चार उंगली अपनी तरफ कर रहे हो, क्योंकि देश की जनता को पता है तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है। अंबर वो कह रहे हैं कि अगर ये आएगा तो ये एक समान सबके लिए होगा, इसमें हिंदू मुसलमान का कोई मतलब ही नहीं है, ये सिर्फ बनाई जाती है बातें। क्या बनाई जाती है? ये तो मैं जानती हूँ, हमारी पिटीशन तो पिछले 5-6 सालों से सुप्रीम कोर्ट में, और हम तो चाहते हैं कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। अश्विनी जी है उस काफी समय से इस पे काम कर रहे हैं, वर्षों से, और हम सब ये चाहते हैं कि इस देश में जो हमारे भारत का संविधान कहता है कि हर एक नागरिक को समान अधिकार है, लेकिन 76वें वर्ष में भी ये चर्चा होती है कि ऐसा क्यों होना चाहिए, ये तो अपीजमेंट के लिए किया जा रहा है। आप बताइए 1985 में जब शाह बानो वाला मामला उठा था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से ये सजेशन कहा था कि इस पे काम होना चाहिए। उस वक्त भी अगर आप यूनिफॉर्म आप डिवोर्स ग्राउंड पे अगर आप उस वक्त भी एक यूनिफॉर्म लॉ बन जाता डिवोर्स के लिए, तो शायद उसके लिए एक दरवाजा खुल जाता। लेकिन आज भी कांग्रेस इसमें यहां पर विरोध में उतरी है, क्योंकि आपने नेहरू जी की बात कही, लेकिन इनके पास उसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि इनको मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इस देश की महिलाओं से जुड़ा है। मैं मुस्लिम महिला हूं, मैं कम से कम 12 साल से इन मुद्दों पर काम कर रही हूं। मैं दर्जनों इस देश की महिलाओं से मिली हूं जिनके अधिकारों का उल्लंघन होता है, और ये नाजायज है। हम जब इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये सामाजिक न्याय से इसकी शुरुआत होनी चाहिए, और किसी भी महिला को उसके जेंडर के आधार पर या धर्म के आधार पर उसके सिविल राइट्स का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल सीधी सी बात है। राजनीतिक पार्टियों से मैं गुजारिश करना चाहती हूं तो कि कृपया आप राजनीति के लिए किसी भी आप विकास का मुद्दा ढूंढिए, कोई डेवलपमेंट का मुद्दा ढूंढिए, मुस्लिम महिलाओं के उनके अधिकारों से वंचित ना करिए धर्म के नाम पर। आपके पास मैं आ रही हूँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जैसा आपने कहा कि देश की बेटियों से पूछना जरूरी है, सवाल मेरा ये सवाल है कि यूसीसी सबको दिख रहा है बेनिफिट के लिए आ रहा है, हम लोग एग्री कर रहे हैं, हम यूथ हैं, हम देख रहे हैं सब। कांग्रेस से मेरा ये सवाल है, आप लोगों को इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ नजर आ रहा है? हम यूथ कह रहे हैं इसमें हमें हिंदू मुस्लिम नजर नहीं आ रहा, मुस्लिम लीडर्स कह रहे हैं इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर नहीं है। आप हमारी यूथ की थिंकिंग का एक नया
पैटर्न ही पूरा बदल रहे हैं। आप हमारी थिंकिंग सही राह में जाने ही नहीं दे रहे। आप हमारी तरफ ऐसे सवाल ला रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम। आप बताएं कहाँ आया है हिंदू मुस्लिम? वो कह रहे हैं कि आप ये कह कर यूथ को प्रभावित कर रहे हैं क्या? अश्विनी जी बोलिए। हाँ, वो उन्होंने अनुज जी से पूछा पर आप बोलिए। हाँ। मैं उसी बेटी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है। 21वीं सदी में क्या 4-4 निकाह करना जायज है? जहां पे लड़के और लड़की के रेशियो पहले ही कम है। 1000 बेटे पे 900 बेटियां हैं। अगर कोई आदमी 4 शादी कर लिया तो किसी का कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ कर रहा है ना। दूसरा, क्या आज के जमाने में हलाला चलेगा? हलाला जैसी गलत चीज की तलाक देने के बाद आप उस महिला को कह रहे हैं कि किसी और के साथ आपको जाके सोना पड़ेगा। आज इतने 21वीं सदी में 10,000 रुपए मेहर की रकम देके 2,000 रुपए बच्चे के दूध पीने का देके 12,000 रुपए में तलाक हो रहा है। हाँ। कोई मतलब होता है? 1 लाख रुपए कमा रहा है और 10,000 रुपए मेहर की रकम देके 2,000 रुपए दूध का बच्चा के देके खत्म कर दिया। आपने जो बात बोली है ना अश्विनी जी, मैं एक बार जरा हाजी जी के पास जा रही हूँ। जरा बताइए मेराजुद्दीन जी, जो बात उन्होंने कही कि मुसलमान नेता तक कह रहे हैं आज के समय में कि यूसीसी का विरोध मत करिए, लेकिन ऐसे तब भी लोग हैं जो विरोध करने पर और उस बंटवारे पर ध्यान खींचते हैं। आप किस तरफ हैं? देखिए, ये पूरी पार्टी जो भाजपा है, पूरी जुमले वाली पार्टी है। ये भी एक राजनीतिक जुमला है यूसीसी का, जो आने वाले समय में 2024 में जब बजरंग बली काम नहीं आया, जब हिंदुत्व के चेहरा, अरे मैडम मैं आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज। अच्छा, बोलने दीजिए उन्हें। हिंदुत्व की बाकायदा आरएसएस की एक जो उनकी भजनीय एक पत्रिका है, उन्होंने कहा ना हिंदुत्व का मैटर है, ना ही अब मोदी मैजिक चल रहा है। तो ये बार बार देश में जो है ध्रुवीकरण की राजनीति तो करते आई है भाजपा। हमेशा 15 करोड़ मुसलमान से 100 करोड़ हिंदू भाइयों को डराकर जो ये बार बार तुष्टीकरण की बात करते हैं वो करते। जब ये कह रहे हैं मैं कह के आप यूसीसी के पक्ष में है कि नहीं? सवाल मेरा ये। मैं यूसीसी का बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। क्यों नहीं है? क्योंकि ये धार्मिक आजादी को रोकता है। क्या है धार्मिक आजादी? कौन सी धार्मिक आजादी आपकी रुक जाएगी? और ये संविधान के अनुसार है और उसको ये रोकता है। धार्मिक आजादी शादी करने के अलावा कौन सी आजादी है जो रुक जाएगी? मैडम ये बताइए, आप मिजोरम, नागालैंड और ये जो स्टेटस वहाँ के सरकारों को मिला हुआ है उसको कैसे खत्म कर दें? आपने कहा आपकी धार्मिक आजादी रुक जाएगी। मैंने आपसे पूछा 4 शादी करने की आजादी के अलावा और कौन सी आजादी रुकेगी? चर्चा आ रही कि बीजेपी बार बार यूसीसी अपने मैनिफेस्टो में लेके आई थी। तो यूसीसी जब ये लेकर आ रही थी तो ये 2 करोड़ लोगों की रोजगार की भी बात की थी इन्होंने, 100 स्मार्ट सिटी की भी बात की थी। सर यूसीसी पर रहिए ना, बिल्कुल मैं तो आपको कह रही हूं सर, आपकी आजादी को नहीं कराना चाहते, मगर ये बार बार ऐसे मुद्दों को लेके आते हैं, मुद्दे पर देश में ध्रुवीकरण हो जाए। आजादी कौन सी छिन रही है आपकी, ये बताइए पहले। मैडम मेरी बात सुनिए, मैं आजादी कौन सी छिन रही है? देखिए, हमारे इस्लाम में अलग तरीका है, हिंदुओं में अलग। ये देश विभिन्न प्रकार के लोगों से बना हुआ ये देश है। ये देश गुलदस्ता है, इसमें सभी तरह के फूल है। अब अपने अपने राज्यों में फूल थोड़ी चलेगा। सुनिए, 60 किलोमीटर सड़ा हुआ फूल नहीं चलेगा। भगवान चेंज हो जाता है। यही मैं सहमत हूँ हाजी साहब। आप एक करना चाहते हैं, ये गलत है। ये यूसीसी कानून इसलिए हाजी साहब, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। विविधता है, उस अनेकता में एकता है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। आजादी आपकी कौन सी छिन रही है ये बता दीजिए, फिर से सवाल पूछूंगी। मैडम अगर ये इतना ही आजादी कौन सी छिन रही है, इतना ही जरूरी है तो इतने सारे जो हमारे और लोग नहीं बता। अरे हाजी साहब, यही तो दिक्कत है। आप मैंने आपसे 4 बार पूछ लिया, हमारे ऊपर मैंने आपसे 4 बार पूछ लिया, आप एक बार नहीं बता पा रहे हैं। आपके पास जाऊंगी, उससे पहले 1-2 सवाल लूंगी। हाँ बोलिए। सर आपने जो आजादी छीनने की बात बोली है सर, बेसिकली ये तो शाहबानो के केस का है जिसमें एक विमेन को दिक्कत हुई थी। तो आपकी आजादी तो जाएगी नहीं ना, सेक्युलर कंट्री है इंडिया तो ऑलरेडी, तो उसमें तो सब लोग इक्वल हैं, तो सबके लिए एक इक्वल राइट तो बहुत बहुत जरूरी है। हाँ। नहीं तो सब जगह दंगे होंगे जो हो रहे हैं प्रोटेस्ट। आपकी कोई आजादी नहीं जा रही है, वो कह रही है। और प्रेम जी के पास जाऊंगी। संविधान हमें इजाजत देता है अपने नहीं आपकी आजादी गलत बात है। ये कंफ्यूजन मत करिए आप। नहीं हाजी साहब, आई विल नॉट अलाउ दिस। आप ये कंफ्यूजन मत करिए। मैंने आपसे 4 बार पूछ लिया, 5वीं बार भी पूछूंगी, आप नहीं बता पाएंगे कि आपकी कौन सी आजादी छिन रही है, नहीं बता पाएंगे आप। मैंने 5वीं बार पूछा। अश्विनी जी देखिए, कह रही है भारत का संविधान रीतियों की आजादी देता है, कुरीतियों की नहीं। भारत का संविधान प्रथा की आजादी देता है, कुप्रथा की नहीं।
भारत का संविधान धर्म पालन की आजादी देता है, धर्मांतरण की नहीं। भारत का संविधान हलाला करना, 4 निकाह करना, मुताह करना, मिस्यार करना, तहर्रुस करना, इसकी इजाजत नहीं देता भैया। ये कुप्रथा है, ये कुप्रथा है। अच्छा, मैं एक बड़ी खबर बताती हूँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा है। एक बार बड़ी खबर बता देती हूँ, फिर मैं प्रेम जी के पास जा रही हूँ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि यूसीसी इस देश के लिए जरूरी नहीं है। खबर सर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान आया है, वो कह रहे हैं यूसीसी से देश को नुकसान होगा, इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं ये पूछना चाहती हूं कि यूसीसी भारत के लिए जरूरी नहीं है। प्रेम जी, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है, क्यों कह रहा है, किस वजह से कह रहा होगा, जरा हमारे दर्शकों को भी बताइए, ऑडियंस को भी बताइए। हाँ, देखिए सुचारिता जी, यूसीसी कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको बीजेपी लेकर आई है। ठीक है, ये बहुत पहले से देश में है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, इसके क्या कारण रहे हैं? हमेशा से ये बताया गया है कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी, कंसेंसस सबको साथ में लेकर के इसको लागू किया जाना है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ये लेकर आ रही है, कृषि कानून लाई, बिना चर्चा के लाई, दिल्ली सरकार के मामले में अध्यादेश ले आई, जो मनमाना करना था, जो करना चाहती है ये ताकत के बल पे कर लेती है। लेकिन इस मामले पर ये जो ढोंग किया जा रहा है मशविरा का, ये ढोंग है, क्योंकि इनको 2024 दिखता है, क्योंकि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ का बयान और इस तरह की प्रतिक्रियाएं आए और उस प्रतिक्रियाओं के आधार पर ये हिंदू समूहों को एकजुट करे, ये नफरत की सियासत को। मैं ऑडियंस के सवालों पर आऊंगी, लेकिन ढोंग दिख रहा है भाई शिवम, बीजेपी को तो ढोंग दिख रहा है, उनके लिए 2024 नजर आ रहा है, इसलिए वो ला रहे हैं यूसीसी। ये सिर्फ शगुफा है, आप लोग छोड़ते हैं लेकिन लाते कभी नहीं। अगर ये सिर्फ ढोंग है तो फिर इनको या इनको डरने की क्या आवश्यकता है भाई? फिर तो शांत रहिए, क्योंकि कुछ तो होने वाला है नहीं। इसी तरीके से कहते थे 370 में तो कुछ तो होने वाला है नहीं। अब ये बीच में मगर आप लाएंगे नहीं, आप ये चुनावी जुमले की तरह इसको इस्तेमाल करते रहेंगे। मैंने वही सवाल पूछा हाजी साहब, मैंने वही सवाल पूछा, जवाब दे। एक समान प्रवक्ता संहिता तो यहाँ भी लागू करनी पड़ेगी, बोलने ही नहीं देते, थोड़ा सा कुछ बोल दो तुरंत शुरू हो जाते हैं। बोल तो लूं मैं कम से कम। दूसरी एक और बात बहुत साफ है, इन्होंने, अरे भाई तो बोलने, मतलब अच्छा बोलता हूं तो बोलने नहीं दोगे क्या? अब इनको रोको ना भाई, ये क्या है सुचारिता जी, भैया रोको इनको, रोको। थैंक यू। एक बहुत साफ बात है, 2024 है, 1 साल बाद। ठीक है, कल कोई और अच्छा काम होगा उसके लिए भी कह दिया जाएगा चुनाव है। कल उसके अलावा 370 की जब बात हुई तब भी इन्होंने कहा चुनावी है, जब 3 तलाक की बात हुई तब भी इन्होंने कहा चुनावी है। मतलब अगर ये चुनाव कहते रहेंगे कि चुनाव है इस वजह से, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम ही ना करे क्या? काम तो करेंगे। अब जहां तक बात इनके दर्द, देखिए मैं एक चीज कहूंगी, फिर बीच में शुरू, अब आगे सुनिए आप। अब इनसे एक करके बात होगी, यहाँ पर एक करके बात होगी। सब अब इनसे एक और चीज पूछे, इनसे पूछा गया कि भाई आपकी धार्मिक आजादी कैसे खत्म होती है? इनके पास कोई सवाल जवाब नहीं है। आप पूजा करते हैं, आप पूजा करिए, आपको नमाज पढ़ना है आप नमाज पढ़िए, आप गुरबानी पढ़ते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, जो भी करना है करिए, इसका कोई लेना देना नहीं है इससे। लेकिन समान नागरिक संहिता अर्थात इस देश में रहने वाले हर एक नागरिक का जो कानून है, नगरीय कानून है, वो सम्मान रहे। देखिए लगता है अब दूसरा जवाब, अच्छी मंशा से लाएंगे तो स्वागत है, लेकिन लाएंगे। अब एक चीज तो बचाइए, मंशा का पर्चा भी हम कांग्रेस से लेंगे तो हो गया बस हमारा। तो इनकी मंशा तो इस देश ने 70 साल देखी है ना। अच्छा, अब उनका सवाल पर जवाब देता हूं। उन्होंने कहा ये सिर्फ सर प्लीज 10 सेकंड दे दीजिए मैडम, ये क्या है? अब इन्होंने कहा कि ढोंग, अब इन्होंने कहा कि ढोंग है। विकास देखा है देश ने, चले आपका विनाश देखा है, मतलब देख रहे हैं आप ये देख रहे हैं कितना दर्द है, देखें 70 सालों में। अब थैंक यू। अब प्रेम जी ने कहा कि ढोंग है। आप मुझे एक चीज बताइए, लॉ कमीशन ने 2018 में एक चीज को पाया कि ठीक है अभी समान नागरिक संहिता की जरूरत नहीं है। 22वें ने 23वें लॉ कमीशन ने कहा कि अब इस देश को समान नागरिक संहिता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ठीक है भैया हम एडवाइजरी जारी करते हैं, आपको अगर कोई भी आपको उसमें इनपुट देना है, वैल्यू ऐड करना, अरे कहा था सर प्लीज पढ़ते हैं नहीं, तो आप मुझे एक चीज बताइए, अगर इनपुट मांगे जा रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या है भाई? अगर आपके पास कोई सुझाव है तो दो ना लॉ कमीशन को। पहली बात तो लॉ कमीशन की कोई अथॉरिटी नहीं है जो ये कह दे कि अब इसको लागू नहीं होना चाहिए। लॉ कमीशन कौन होता है? संविधान में लिखा हुआ है, और संविधान में 5 बार संविधान में 5 बार शैल वर्ड यूज हुआ है। वो आर्टिकल 44 में लिखा है स्टेट शैल,
ये स्टेट की ड्यूटी हर हालत में उसको लागू करे। जिन लोगों ने लागू नहीं किया उन्होंने मक्कारी किया है, जिन लोगों ने नहीं लागू किया उन्होंने देश के साथ कह रहे जिन्होंने नहीं लागू किया गद्दारी किया, आप चाहते हैं कि ये बनी रहे, ये दरार बनी रहे। देखिए गद्दारी की उसमें क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार थी क्या? मैं कह रहा हूँ जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं। दे रहा हूँ, प्लीज सुनिए। आपने विधि आयोग के बारे में जो कहा कि विधि आयोग को अधिकार ही नहीं है, विधि आयोग को अधिकार नहीं है, तो विधि आयोग ये मशविरा कर रहे हैं। ठीक है, ड्राफ्ट बनाएगा, ड्राफ्ट बनाएगा, ये जो सुन लीजिए हाजी साहब, ये वाला बयान आपके लिए बड़ी खबर। एक बार मैं बता देती हूँ, मौलाना का भी बयान आया। वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं कि मुसलमानों को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। अब ये अलग लाइन है और ये लाइन स्वागत योग्य है कि नहीं आप तय करिए, लेकिन वो आपसे अलग लाइन ले रहे हैं। वो कह रहे हैं मुसलमान यूसीसी का विरोध ना करे, ना होना चाहिए। यानी क्या उन्हें लग रहा है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए वो कह रहे हैं। जाहिर है वो अपनी हर मंच से अपनी राय रखते हैं, लेकिन उन्होंने ये कह दिया। क्या इसका मतलब ये भी है कि राजनीतिक दल अब नहीं चाह रहे हैं कि यूसीसी लागू हो? मैं सवाल लूंगी। हाँ जी, मेरा सवाल भाजपा के प्रवक्ता से है कि आजादी के बाद जब हिंदू कोड बिल आया था तो हिंदू संगठनों ने उसका मतलब विरोध किया था। यदि आज ऐसी आशंका बनती है कि एक समुदाय उसका विरोध कर सकता है, तो आप जब सेंसस कराएंगे उसके साथ एक जनमत संग्रह करा लीजिए, कौन इस बिल को चाहता है कौन नहीं चाहता, साफ हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि राय तो सबकी ली जाए। इसने पहली बात, जहां तक बात सबसे पहले जो लॉ कमीशन ने एडवाइस मांगी है उसका अर्थ ही ये है कि अपनी तरफ से अगर आपका कोई भी इनपुट है आप उसको दे। दूसरी बात, ठीक है, आप ये कहें कि इसका मुस्लिम लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसा सही नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो हमारे पास आजेर अंग्रेज खड़े हैं सिर्फ यही मुसलमान है? इस देश की बेटियां जो हैं, कोई भी हो वो हिंदू या मुस्लिम, मुझे लगता है कि अगर उनका कोई चीज है, उनकी कोई परेशानी है तो उसको एड्रेस किया जाना चाहिए। मेरे बराबर में एक तरफ अंबर जैदी खड़ी है, जो मेरी बहन है, वो कहती है इसको लाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि असली आवाज तो ये है, असली आवाज तो वो है जो दूर दराज गांव में कहीं बैठी है, जिनके साथ अन्याय हुआ है। असली आवाज तो वो है शाहबानो, जिनको 86 रुपए जो है भरण पोषण के लिए सरकार उसने कोर्ट ने दे दिया और उसके बाद राजीव गांधी की सरकार ने वो फैसला पलट दिया। एक 70 साल की महिला, 75 साल की महिला, उसको सिर्फ 80 रुपए भरण पोषण के ना मिले, और इस बात को मानने के लिए इस देश के एक प्रधानमंत्री उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दें, तो आपको लगता है कि वो जनता की आवाज है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है दूर दराज जो लोग बैठे हैं कह रहे थे कि तो बहुत पहले से, ऐसा नहीं है कि यूसीसी की चर्चाएं पहले नहीं हुई है। और इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, जब संविधान की दुआई जो बार बार देते हैं, मेरा सवाल एक ही है प्रेम जी, संविधान की दुआई तो बार बार देते हैं अंबर, लेकिन वही उसी संविधान में कहा गया है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को अडॉप्ट करें, तो वो वाली बात क्यों छुपा देते हैं, इरेज क्यों कर देते हैं? देखिए सुचरिता जी, समान अधिकार की बात है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जिसकी आपने बात कही, बात यही है कि बात होती है लेकिन कुछ भी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। बट जब बात आती है धार्मिक संस्थानों की, तो धार्मिक संस्थान के नाम पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? एक संविधान से चलने वाले लोकतंत्र में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक प्राइवेट एनजीओ होती कौन है जो मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के ऊपर आकर वो दादागिरी करते हैं? भारत की मुस्लिम महिलाएं चाहती कि उनको अधिकार मिले जो कि संविधान सम्मत है। मुझे लगता है इस तरह की एनजीओ को इतनी ज्यादा अहमियत देके सरकार को इतनी अहमियत उनको नहीं देनी चाहिए। इस देश की लेकिन सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है अंबर, बहुत सी राजनीतिक दल हैं जो खुलकर अब सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पर कुछ तो ऐसे हैं जो इस पर बोलना नहीं चाहते हैं। आज मैं खुलकर यह भी कहूं कि बहुत से दलों ने आज इस डिबेट से कन्नी काटी है क्योंकि अपनी राय वो जग जाहिर नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते ये खुद जाने। सवाल मेरा क्वेश्चन कांग्रेस के प्रवक्ता से, जिन्होंने रियल फ्रीडम स्ट्रगल किया था, उन सब ने मिलकर डिबेट करके ये तय किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। और उस टाइम जो डिबेट पैनल था वहां पे मेजॉरिटी कांग्रेस की थी और उस टाइम उन्होंने ये डिसाइड किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। और आज जब इंप्लीमेंट करने की बात आ रही है तो ये वुमेन राइट्स की बात कर रहे हैं। जब इतना ही इनको वुमेन राइट्स वगैरह का इशू था तो ट्रिपल तलाक इनके टाइम पे इन सब इशूज पे क्यों नहीं कुछ किया गया? और आज जब ये क्या करना जब करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये इस चीज को क्यों पोलराइजेशन सवाल कैटेगराइज कर दे रहे हैं कि ये पोलराइजेशन है? बताइए अनुज जी। वो कह रहे हैं कि जब संविधान निर्माताओं ने सोचा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए तो फिर नेता क्यों इस बात पे अब खलल डालते हैं? कोई खलल नहीं डाल रहा है, लेकिन एक नियत होती है, उस पर सवाल उठाया जा रहा है। ये वर्तमान की सरकार यही करने की कोई मशीन हो तो दे दो। देखिए अब आप उनके बारे में बोल रहे हैं, अब आप उनकी बारे में बोल रहे हैं, अब मैं यही करूं दोनों के बीच में खड़ी हो जाती हूं। रिपीट कर चुके, नियत होनी चाहिए, नियत। अब मैं कैसे बताऊं नियत होनी चाहिए? अच्छा ठीक है, कंप्लीट कर ले अनुज जी। यही इस देश में नहीं हो रहा। हम चाहते हैं यूनिटी हो, ये यूनिटी के साथ अगर लाया जाए, यूनिफॉर्मिटी हो तो देश में सब चीज जाया जाए, लेकिन ये चाहते नहीं। ये केवल इस पे
एक जो है कहीं सनसनी Uniformity फैलाना कैसे चाहते नहीं है? हैं कि वर्तमान की सरकार ने, इन्होंने भी कहा था कि अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, इनकी ही लॉ कमीशन ने कहा था, और वर्तमान की सरकार ने इसको भी ठंडे बस्ते में डाला था कि अभी इस पे बाद में देखेंगे, क्योंकि ये एक सेंसिटिव इशू है। ये पार्लियामेंट में बोला गया, फ्लोर ऑफ द हाउस बोला गया कि एक सेंसिटिव इशू है, इसको आराम से देखेंगे। यहां तक कि वाजपेयी जी की सरकार ने भी बोला था। और अब ये बता दीजिए, जब चुनावी वर्ष आ गया है, तो क्या इसी की सरकार ने बोला था कि इसमें वास्ट डिस्कशन की जरूरत है? देखिए, कई नेता तो ऐसे हैं जो खुलकर कह रहे हैं आने नहीं देंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऐसा लग रहा है जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा इस देश में। हलाला बंद हो जाएगा ना? नहीं, शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के नेता, वो तो कह रहे हैं आने नहीं देंगे। शरिया कोड बंद हो जाएगी, दारू कदा बंद हो जाएगा। उससे किसे नुकसान होगा? उससे किसे नुकसान होगा? मुझे लग रहा है आम जनता का नुकसान है क्या उससे? बताइए। देखिए, संविधान का मूल जो है वो समानता है, इक्वालिटी। अगर सभी लोग संविधान को मानते हैं तो संविधान का बेसिक प्रिंसिपल है इक्वालिटी, सो इक्वालिटी के लिए लॉ आएगा, तो इसमें सब बैठ के तो इसको करना चाहिए, स्वागत। लेकिन आप पहले से ही डिबेट कर रहे हैं कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए। संविधान जब आपको इक्वल दे रहा है, सबको इक्वालिटी, तो इक्वल मुद्दे पर बात होनी चाहिए ना। वो कह रहे हैं कि भाई संविधान के खिलाफ क्यों? प्रेम जी, देखिए, इक्वलिटी की बात जरूर की जा रही है। मैं उदाहरण देता हूं कि रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठा ली थी, उत्तराधिकार की पॉलिसी जबरन अंग्रेज सरकार थोपना चाह रही थी, वही यूनिफॉर्म सिविल कोड बोल करके। लेकिन मैं एकदम सही बोल रहा हूं, उत्तराधिकार के कानून के खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठा ली थी अंग्रेज सरकार के खिलाफ। और यही यूसीसी, आप बहुत सही कह रहे हैं कि संविधान में नेताओं ने व्यवस्था की, लेकिन यह भी कहा, अम्बेडकर जी को यह कोट करता हूं, अम्बेडकर चाहिए पहले, अम्बेडकर जी ने कहा सत्ता के पास शासन होता है, शक्ति होती है, लेकिन शक्ति का जबरदस्ती दुरुपयोग नहीं होता। अगर कोई समुदाय अगर विरोध दर्ज करता है तो उसको साथ लेकर चला जाता है। ये कैसे तय होता है कि समुदाय विरोध कर रहा है? नहीं, प्रेम जी, मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई समुदाय विरोध कर रहा है, ये आपने कैसे तय किया है? जरूरी है। नहीं, कैसे तय किया है? प्रेम जी ने कैसे तय किया कि मुस्लिम समाज विरोध कर रहा है? हो सकता नहीं, प्रेम जी, मेरा एक सवाल है, आपने कैसे तय किया कि मुसलमान समाज इसका विरोध कर रहा है? क्योंकि यहाँ हाजी साहब अगर कहते ना हो तो वहाँ तौकीर रजा कहते हैं होना चाहिए, वो कह रहे हैं कि हमें विरोध में नहीं खड़ा होना चाहिए। तो आप कैसे तय कर रहे हैं? मैं तो मुसलमान समुदाय या किसी एक का नाम ही नहीं ले रहा हूँ। आज तक अगर यूसीसी नहीं लागू हुआ है तो इसलिए लागू बोलिए देश इस पर एकजुट नहीं हुआ। ठीक है, आप एकजुट बयानों में आपने कॉन्ट्रडिक्शन, मैं आपको बताती हूँ। पहले इन्होंने कहा कि इस देश में ये भाजपा ने पहले कृषि कानून लाई था, पूछा नहीं, तो अभी क्यों पूछिए? अब कह रहे कंसेंसस होना चाहिए। भाई साहब, आप चाहते क्या से विरोध करने के लिए आए हैं या आपका कोई आधार भी है? नहीं, आपका आधार ही नहीं है, विरोध के लिए यहाँ पर आए हैं। आप यहाँ पर नहीं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश का युवा आपको देख रहा है, आप यहाँ पर सिर्फ विरोध के लिए बैठे। लेकिन आज इसी तरीके से आपने क्यों नहीं पारित करा लिया? क्यों? आपको सियासत करनी है। 2024 में आपको मुसलमान में बांटना है। अभी देखिए ना, उपाध्याय जी लगातार मुसलमानों को ये हो जाएगा, मुसलमानों को वो आया नहीं है, देश होगा। उससे थोड़ा रिजर्व में रखिए, अभी आया नहीं है। इतने आक्रोश और समाज के लोग नहीं हो रहे जितने आप हो रहे हैं। अभी बहुत अश्विनी जी बहुत आक्रोशित है भाई, समझ में नहीं आ रहा है। जिस चीज का मैं एक भी नुकसान नहीं है, एक भी नुकसान नहीं है, और 100% फायदा ही फायदा। अरे रामराज हो जाएगा। अरे भाई, देश की आप नहीं चाहते रामराज नहीं चाहिए, आएगा राम राज्य आएगा। एक मिनट, विश्वास, हाँ, राम राज्य आएगा, ये बहुत सही कह रहे हैं। भगवान ने चाहा तो अगले 5 साल 10 साल में राम राज्य आएगा। मैं नुकसान वाली लाइन पर जा रही हूँ। प्रेम जी ने कहा इसमें कोई नुकसान नहीं है। नुकसान क्या है हाजी साहब? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं और जो धार्मिक गुरु हैं, सबके साथ बैठकर चर्चा होनी चाहिए कि आना चाहिए नहीं होना चाहिए। मगर ये चुनाव के समय पे जो सगुफा और जुमला जो छोड़ा जा रहा है, मैडम, हम इसका विरोध कर रहे हैं। आप नीति बनाइए, सब लोगों को इकट्ठा करके बात करिए, चर्चा कराइए, लॉ कमीशन जब राय मांगता है और फिर तक लॉ कमीशन तक नहीं आया मैम, अभी तक इसका ड्राफ्ट तक नहीं आया। और केंद्र सुझाव मांगे जाते हैं ना, सुझाव मांगे जाते हैं, सुझाव दे रहे हैं। आपने सुझाव भेजा है? आपने भेजा सुझाव? बिल्कुल, हमारे लोग भेज रहे हैं, वो कह रहे सुझाव भेज रहे हैं। जब तक पॉलिटिकल पार्टियों को आप भरोसे में नहीं लेंगे, अच्छा ठीक है, एक मिनट, आप किसी पे कोई चीज थोप नहीं सकते। ठीक है, संविधान कहता है। मैंने मान लिया, मैं
चाहती हूँ, आप दर्शक भी सुने। मैंने मान लिया, आपने कहा सबकी राय होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें मुझे नहीं लगता कोई दो राय है। फिर मैंने पूछा, आपने कहा कि इसमें नुकसान है। नुकसान क्या है? देखिए सुनिए मैम, हम इधर दिल्ली में रहते हैं, लोग मिजोरम में रहते हैं, उनके अलग त्योहार है, अलग दिल्ली वाला नुकसान मैडम मैं बता रहा हूँ ना, उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है। अरे मैडम मुझे कल्चर भी तो बदल रहा है ना उसमें। यहाँ पे नहीं है भाई रिवाज किसी को संपत्ति का हक देने के लिए, यहाँ पर दिया जाएगा। इसलिए इस देश में भिन्न भिन्न तरह आप तय कर ले कि आपको अपनी बेटी को संपत्ति नहीं देनी है, तो आप इसे सही मानेंगे। अगर बेटी हक मांगेगी अपना, तो आप कहेंगे नहीं, मेरे यहाँ पर यह है कि मैं नहीं दूंगा बेटी को। कानून ही तो ऐसा आ रहा है जिसकी, और आप कहेंगे मैं सही कर रहा हूं। लोगों को आप एक जगह नहीं जोड़ सकते, इसलिए इसका हम विरोध कर रहे हैं। सर विरोध, एक मिनट दंड संहिता भी धर्म के अनुसार होनी चाहिए। आप चोरी करें तो आपके हाथ काटे जाए, इनको अलग से हो क्योंकि ये हिंदू है। आप यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के यहाँ पे तालियां बैठ जाते हैं। जो लोग तालियां बजा रहे हैं, मैं उन्हीं से सवाल लेना चाहती हूँ, क्योंकि पुलिस कोड है, ठीक है, 1 पिनल कोड है, 1 नेशन 1 टैक्स कोड है, ठीक है, हर जगह समान है, सिविल कोड नहीं, हर जगह बराबरी चाहिए। लेकिन जहाँ महिलाओं को अधिकार देने की बात करेंगे, हमारा मजहब खतरे में। मेरा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि यूसीसी लाके क्या वुमेन्स को इक्वालिटी मिलेगी? क्योंकि ऐसे पहले भी बहुत सारे लॉस आ चुके हैं, आर्टिकल 14 और 15 भी है, तो इसको लाके क्या वुमेन्स को इक्वालिटी मिलेगी? और मेरा ये है, हमें माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। ये कंट्रोवर्सी को, जैसे यूसीसी को लेके, जैसे बहुत सा कुछ भी अगर हम लॉस लेके आते हैं, तो उससे पहले कंट्रोवर्सी हमारे कंट्री में पहले शुरू हो जाती है। एक बार एक सवाल ले लूंगी जल्दी से, फिर मैम मेरा सवाल मुस्लिम प्रवक्ता से है कि वो यूसीसी के खिलाफ है या फिर बीजेपी यूसीसी ला रही है उसके खिलाफ है? वो देखिए, वो कह रहे हैं यूसीसी के खिलाफ है या बीजेपी ला रही है इसलिए खिलाफ है। हाजी साहब बताइए जरा, पूछ रहे हैं आपसे। बीजेपी के खिलाफ कोई नहीं है, ये बीजेपी जो है बीजेपी के खिलाफ नहीं है, जुमला फेंकती है। नहीं बीजेपी के खिलाफ नहीं है। 15 लाख का जुमला, ये भी देखना 24 तक ये जुमला चलेगा और उसके बाद फिर ये ठंडे रास्ते में डल जाएगा। ये पॉलिटिकल एजेंडा है और इसी पॉलिटिकल एजेंडा कैसे ध्रुवीकरण करा जाए ये। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं दूसरा सवाल, मैं सवाल घुमा देती हूँ। ये आप कह रहे हैं पॉलिटिकल एजेंडा, ठीक है हाजी साहब, मैं सवाल घुमा देती हूँ। आपने कहा पॉलिटिकल एजेंडा है, अगर ये बीजेपी का एजेंडा नहीं है, अगर सिर्फ यूसीसी है, फिर आप उसके समर्थन में? मैं कहता हूँ अगर इनमें हिम्मत है भाजपा में तो लेकर आए, चलिए बात चुनौती है भाई, चुनौती है, मगर लेकर आइए, लाकर दिखाइए, ठीक है राजनीति करेंगे, पॉलिटिकल टूल है आप बीजेपी के लिए। बोलिए अश्विनी जी। अभी कंसल्टेशन चल रहा है, मैं चाहता हूं आपके करोड़ों दर्शक भी जाएं, लॉ कमीशन की वेबसाइट पर अपनी ओपिनियन दे। मैं अपना बहुत जरूरी है, मैं अपना ओपिनियन दे के आ गया हूं। मैं बताता हूं मैंने क्या दिया है। मैंने कहा इसका नाम यूसीसी मत रखिए, आईसीसी रखिए, इंडियन सिविल कोड, क्योंकि इंडियन टैक्स कोड है, इंडियन पिनल कोड है, इंडियन एजुकेशन कोड है, इसका नाम भी आप इंडियन सिविल कोड रखिए। एक बार सुनिए, एक बार सुनिए प्लीज। वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल टूल है बीजेपी के लिए, वो सिर्फ बात करती है, लाएगी नहीं। सवाल ले लेती हूँ एक। एज अ मुस्लिम गर्ल मैंने एक चीज फील करी कि जैसे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, उसमें समानता का अधिकार है। ठीक है, इतने नेता आए हैं, इतने नेता गए हैं, कांग्रेस आई है, बीजेपी आई है, हमेशा रिवॉर्ड्स होते हैं हमारे यहाँ। ठीक है, कभी एनआरसी, कभी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अभी यूसीसी आ रही, क्या हमें उसमें भी चीजें चेंजेस मिलेंगी? इतने तो आ चुके हैं लॉज, कि अभी तो कुछ भी नहीं मिल रहा। मुसलमानों को हमें एक टेररिज्म का एक टैग मिल गया, पंजाबियों को, सिखों को वो मिल गया, खालिस्तानी बोलते हैं। आप सारे पॉलिटिशियन मीडिया के सामने आके बहुत अच्छे बन जाते हैं, बिल्कुल पाकपोश, बट आपके बैक में क्या हो रहा है? आप उस चीज पे तो स्टैंड नहीं लेते। अश्विनी जी वो कह रहे हैं कि ये सब क्या एक्चुअल में सुधार लाएगा? उन्होंने बढ़िया सवाल पूछा है। वही एक युवा लड़के ने भी पूछा कि कानून तो लाने की बात करते हैं, उससे सुधार होता है कि नहीं होता? नहीं, वो बेटी का सवाल बिल्कुल ठीक है, बेटी ठीक कह रही है। देखो बेटी, यूसीसी आएगा तो ये जो ओरल तलाक ईमेल के जरिए आईसीसी, एक सेकंड जवाब देने दीजिए ना हाजी साहब। ठीक है, आईसीसी आएगा तो तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया खत्म हो जाएगा, 4 शादी रुक जाएगी, हलाला बंद हो जाएगा, तहर्रुस बंद हो जाएगा। सुनिए, तहर्रुस ये कुप्रथा है। अरे कुप्रथा है, हलाला और 4 शादी, ये सारी कुरीति है, ये कुरीति है। वो तो हलाला और 4 शादी के बारे में कह रहे हैं। अरे ये कुरीति है। वो अपनी आजादी छीनने को लगता है क्या? कौन सा हिंदू 4 शादी कर रहा है, कहाँ पर हो रहा है? अरे भैया, मैं अभी तक समझ नहीं पाई हाजी साहब। कहता है ये बात। सर, मैं उस बच्ची के सवाल से पूरी तरह सहमत हूँ। वो अपना सवाल पूछ रही है और वो ये जानना चाह रही है कि इसमें उनके लिए क्या है। लेकिन आप बार बार 4
शादी की बात करके उनके सवाल को छोटा कर दे रहे हैं हाजी साहब, आप ये नहीं समझ रहे हैं। आप बार बार हर चीज में चार शादी ले आ रहे हैं। कोई नहीं कर रहा, अश्विनी जी चार शादी की बात कर रहे हैं, जो कि इन्होंने लड़के लड़की की शादी की उम्र अलग बराबर होना चाहिए। एक बार युवा बताएं, बेटी और बेटे की शादी, एक फाइनल वोट कर लीजिए, बता दीजिए जरा, हाथ खड़े करके बता दीजिए कौन कौन चाहता है यहाँ पर यूसीसी होना चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, ये एक फाइनल वोट की तरह मान लीजिए। यहाँ पर ये बहुत छोटा सा सैंपल है, सुझाव मंगाए हैं लॉ कमीशन ने, ये बहुत छोटा सा सैंपल है, लेकिन बहुतों ने हाथ उठाया कि एक यूसीसी हो, क्योंकि वो समानता की एक लकीर खींचता है। मुझे लगता है इससे बस एक तस्वीर मिलती है, बड़ा सुझाव यूसीसी का लॉ कमीशन को जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद।